नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो हम लोग डेली एनटीपीसी का एनालिसिस करते हैं। तो इससे पहले हम आपको एक प्रश्न दिए थे, कल 2 प्रश्न दिए थे कि आपको होमवर्क में यानी कमेंट बॉक्स में बताना था। तो ये था 2 प्रश्न और हम लोग फिर इसके बाद एनालिसिस शुरू करेंगे। और इससे पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए हैं, अगर आपको इसका PDF चाहिए, जो भी एनटीपीसी का एग्जाम हो उसका अगर आपको PDF चाहिए, तो आप अगर PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए, हम जो बनाते हैं वीडियो, ये हमारा जो वीडियो रहता है 1 आवर प्लस रहता है, यानी 50 मिनट से हम लोग प्लस कर सकते हैं। तो हम इसलिए पढ़ने वाले के लिए हम बनाते हैं, ये नहीं कि जो 10 मिनट वाला वीडियो जो देखते हैं, जो पढ़ने वाला होता है बच्चा, उसको 10 मिनट और 15 मिनट का वीडियो नहीं चाहिए, उसको 1 घंटा 2 घंटा का वीडियो चाहिए। तो हम उनके लिए बनाते हैं जो रियल में पढ़ना चाहते हैं और जो रियल में तैयारी करते हैं। और पढ़ने वाले नहीं बच्चे तो क्या करते हैं कि 10 मिनट इस चैनल पे देखेंगे, 10 मिनट इस चैनल पे। उस तरह से तैयारी नहीं होता मेरे दोस्त। आपको क्या करना है, कहीं भी एक जगह स्थिर होकर आपको तैयारी करना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं सीधा। तो जो कल प्रश्न दिए थे उसका आंसर आपको हम पहले बता देते हैं। तो जो कल का प्रश्न था और ये जो पूछा गया था यूपी ट्रिपल एससी में, यानी यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न था। 1-2 दिन पहले एग्जाम हुआ था, यानी 24 अगस्त 2021 का, उसमें पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न है कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। एक था सिराजुद्दौला, एक था शुजाउद्दौला। तो जो सिराजुद्दौला जो पराजित हुआ था ये प्लासी को युद्ध में, और एक कब हुआ था, 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया था और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था। और रॉबर्ट क्लाइव जीतने के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बना दिया गया। तो आपसे पूछता कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। अगर हम बात करें बक्सर का युद्ध, तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, 1764 में, और इसमें शामिल था शुजाउद्दौला। इसमें कौन कौन शामिल थे, इसमें 3 संयुक्त सेना शामिल था। और अंग्रेज की तरफ से कौन था, तो हेक्टर मुनरो। तो ये प्रश्न पूछता कि अंग्रेज की तरफ से कौन था, तो हेक्टर मुनरो। तो बक्सर का युद्ध क्या हुआ 1764 में, प्लासी का युद्ध 1757 में। इसमें कौन शामिल था प्लासी के युद्ध में, सिराजुद्दौला, और बक्सर का युद्ध में शामिल था शुजाउद्दौला। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं करिएगा। और वांडीवास का युद्ध ये हुआ था 1760 में। तो सीधा एकदम डायरेक्ट पूछेगा कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ, प्लासी का युद्ध कब हुआ, इसमें कौन कौन शामिल थे, सब सारा प्रश्न पूछता है। याद है, ये यानी VVI प्रश्न ये सब है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। ये नहीं कि आप रेलवे की तैयारी करें तो रेलवे में ही आएगा। स्टैटिक जी को GS किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम में काम आता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। तो देखिए, अगर आप यहाँ अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर लीजिए। देखिए क्या दिमाग लगाना, तो दिमाग ये लगाना है। अगर आप देखिएगा टॉमस रो को आपको मालूम हो, अगर आपको मालूम है कि टॉमस रो कब आया था, तो ये जहांगीर के शासनकाल में आया था। और जहांगीर का शासनकाल कब था, 1605 से यानी 1627 इसी के आसपास था, यानी हम कह सकते हैं 17वीं शताब्दी में। तो टॉमस रो जो आया था 17वीं शताब्दी में आया था। और ये सब सभी कब आया था, यानी 600-700 शताब्दी में आया था। तो ये आएगा सबसे लास्ट में, यानी टॉमस रो। तो देखिए 1 है जो सबसे लास्ट में, किस में है, तो ऑप्शन 1 सी बचा, यानी ऑप्शन सी में ही है जो लास्ट में आएगा। तो इसका आंसर आपको क्या करना है, 1-2 भी याद है ना इसमें कथन वाला में, यानी इसमें अरेंज करने वाला में, तो आप आंसर कर लीजिएगा। तो टॉमस रो किसके दरबार में आया था, तो जहांगीर। फाहियान किसके पास आया, मतलब किसके समय में आया था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या बोल सकते चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, यानी सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था फाहियान। और ह्वेनसांग हाथ से ह्वेनसांग, हाथ से हर्षवर्धन, यानी ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। हर्षवर्धन के काल में। और एक किसके काल में था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी हम इसको लिख देते विक्रमादित्य। 1 मिनट, विक्रमादित्य, क्या हो जा रहा, विक्रमादित्य।
चंद्रगुप्त द्वितीय लिख लीजिएगा यहाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी ये विक्रमादित्य के दरबार में आया था फाहियान टॉमस रो, और जो टॉमस रो आया था जहांगीर के दरबार में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको एक भी याद है ना टॉमस रो, तो यहाँ आंसर आप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो अब हम लोग एनालिसिस शुरू करते हैं। ये था जो आपको होमवर्क में दिया गया था कि आपको होमवर्क में बताना था, और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। जहाँ से अगर आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो रहा तो लिंक कहाँ से मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो आज का जो पहला प्रश्न है एनटीपीसी का, श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए कोणार्क, द्वारका, भुवनेश्वर, तिरुपति। तो इसका जो राइट आंसर होगा कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कोणार्क में कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर। तो ये पूछ लेता है, ये भी उड़ीसा में सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर कोणार्क में। अगला प्रश्न चलता है। देखिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आपको सिर्फ बता दिया जाए, ऐसा बता जाए कहीं कभी भी एग्जाम में पूछा ही नहीं है तो ऐसा बताने से कोई फायदा नहीं आपको। हम आपको बार बार बता रहे हैं, अगर मान लो कोई टीचर है जो पीएचडी किया हुआ है, अगर वो आपको पीएचडी वाला जो सब्जेक्ट आपको पढ़ा दे, मान रहे कि वो बहुत ज़्यादा ज्ञान है, आप भी जान रहे कि बहुत ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन वो आपको काम नहीं आने वाला है। आपको वही पढ़ना जो एग्जाम में पूछता है, क्योंकि पढ़ाई कभी समाप्त नहीं होता। पढ़ाई में अगर आप ये तय कर लिए क्या नहीं पढ़ना है, तो आप समझ लीजिए एग्जाम को क्वालिफाई कर लीजिएगा। ये नहीं कि आप ये सोच रहे कि आप एक भी प्रश्न को नहीं छोड़िएगा, तो समझ लीजिए कि आप सारा प्रश्नों को छोड़ दीजिएगा। आपको 80% अगर आप कवर कर लीजिएगा तो सभी एग्जाम आप क्वालिफाई कर लीजिएगा। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 70 से 80% ही लाना होता है, और 70 से 80% बिल्कुल मतलब 20 से 15% हार्ड पूछता है बस। तो आपको 70 से 80% ईजी पूछता है, यानी मॉडरेट पूछता है और ईजी पूछता है, इसी में आपको कवर करना है। हाँ, इसमें आपको यह देखना है कि जो इजी और मॉडरेट पूछ रहे हैं इसमें तो नहीं ना छूट रहा है, बस आपको 80% वाला को कवर कर लेना। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? तो इसका तो आंसर बिहार है, आप भी जान रहे हैं, लेकिन बोलिएगा सर महाराष्ट्र में कौन सा स्थित है? तो अगर आप वीडियो को शुरू से देख रहे होंगे पार्ट 1 से, तो हम आपको लिखाए थे जितना भी नाभिकीय संयंत्र था सभी के बारे में हम लिखाए थे। जैसे में अगर पूछ लेगा राजस्थान, राजस्थान तो राजस्थान में कौन सा है? रावतभाटा, राजस्थान रावतभाटा, ये हो जाएगा विद्युत संयंत्र राजस्थान में। अगर हम बात करें तमिलनाडु तो कलपक्कम, कलपक्कम, कलपक्कम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, कलपक्कम। जितना बार आएगा ना उतना बार आपको बताएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि बार बार रिवीजन हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में तारापुर, तारापुर। देखिए हम बोल रहे हैं उसको सुनकर आपको लिखना, क्योंकि हैंड से लिखते तो हैंड से थोड़ा सही राइटिंग नहीं लिखाता है। तारापुर महाराष्ट्र में। अगर पूछ लेगा कैगा, तो कैगा यानी कैसे, कैगा कैसे? कर्नाटक, कर्नाटक। नाटक कौन करता है? तो कैगा, ये हो जाएगा। अगर पूछ लेगा नरौरा, इसके पिछले जो वीडियो में था उसमें पूछा था कि काकरापारा कहाँ स्थित है, तो अगर आपसे पूछ लेगा नरौरा तो ये कहाँ हो जाएगा? यूपी यानी उत्तर प्रदेश। और यही पूछ लेगा काकरापार, तो ये कहाँ स्थित है? गुजरात। लिख लीजिएगा, जेयू लिख दिए यानी गुजरात, ये आपको हो जाएगा। अगर पूछेगा तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है, रावतभाटा तो राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक, नरौरा उत्तर प्रदेश, काकरापार कहाँ हो जाएगा? गुजरात। तो ये हो जाएगा, और बिहार में नहीं स्थित है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। मीठी क्रांति इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित
है। जो मीठी क्रांति इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो मीठी यानी शहद, ये आपको याद रखना। क्रांति एक और आगे प्रश्न है, तो उसमें जितना भी क्रांति इंपॉर्टेंट है उसको हम लिखा देंगे। जैसे हम आपसे पूछ लेगा पीली क्रांति, भूरी क्रांति, और पूछ लेगा लाल क्रांति, नीला क्रांति, और पूछेगा सफेद क्रांति, गोल क्रांति, काली क्रांति, सब किससे रिलेटेड है। तो आगे एक और प्रश्न है, तो उसमें आपको डिटेल से लिखा देंगे। आगे है, देखिए निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सब इसमें व्यवस्थित करना है, तो अगर व्यवस्थित आपको करना है तो सबसे छोटा होता है वाइट। सबसे छोटा क्या होता है? वाइट। उससे थोड़ा बड़ा अगर देखेंगे तो वाइट के बाद क्या होता है? बीट। वाइट के बाद बीट। सबसे जो छोटा होता है क्या होता है? बाइट। बाइट सॉरी, सबसे छोटा बीट होगा। देखिए ऐसे भी अगर आप देखिएगा, हम इस तरह से अगर हम भुला भी जाते हैं तो हम देखिए बीट छोटा है बाइट से, तो यानी सबसे छोटा बीट होगा। समझ गए? इसके बाद क्या होगा? बाइट होगा। इसके बाद क्या होगा? बाइट होगा। इसके बाद क्या होगा? किलो बाइट। इसके बाद क्या होगा? मेगा बाइट। इसके बाद क्या होगा? गीगाबाइट। इसी तरह से चलते रहता। और इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद हो जाएगा पेटाबाइट, टेराबाइट, इस तरह से यानी चलते रहता। तो यहां प्रश्न पूछा है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब समझते? आरोही। इसमें अगर आप ध्यान से देखिए, एक होता है अवरोही, एक होता है आरोही। अब का मतलब जहां लग गया ना अवरोही, तो अब का मतलब होता है घटते। जहां भी लग गया तो मतलब इसका उल्टा होता है। किसी भी चीज में अब लगे यानी घटना, तो घटेगा कब? अब का मतलब हो गया घटते क्रम, और आरोही का मतलब हो गया बढ़ते क्रम। ऐसे भी देखिए कि बड़ा है और ये छोटा, तो यहाँ सबको क्या रिलेट करना? तो जो बड़ा है तो कहने का मतलब सबसे शुरू बड़ा लिखना। तो जैसे 4 लिखेंगे, उसके बाद 3, उसके बाद 2, इस तरह से। आरोही करने का मतलब बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम कब हो? जब सबसे पहले छोटा लिखेंगे। तो ऐसे भी देखिए अवरोही है जो बड़ा है तो बड़ा से स्टार्ट करना, आरोही छोटा है तो छोटा से स्टार्ट करना, यानी 2, 3, 4। तो ये हो जाएगा बढ़ते क्रम, ये हो जाएगा घटते क्रम। कभी कभी यहाँ पे चिन्ह का भी यूज कर लेता है, यानी इस तरह से। ठीक है, तो चिन्ह जब यूज करेगा तो किधर भी लिख सकते हैं, उल्टा पुल्टा जैसे मन करेगा वैसे लिख देगा। तो अब ध्यान देखिएगा, तो किलोवाट, तो आरोही, आरोही कहने का मतलब बढ़ते क्रम, तो सबसे पहले छोटा होगा। तो किलोवाट, देखिए यहाँ आपको बताया किलोवाट, उसके बाद मेगावाट, उसके बाद गीगावाट। तो किलोवाट आएगा सबसे पहले, उसके बाद मेगावाट, उसके बाद गीगावाट, उसके बाद टेरावाट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या? संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा, यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर BR अम्बेडकर का है। संविधान सभा के जननी जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, तो उन्होंने ही कहे थे कि संविधान का हृदय और आत्मा, संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा। तो किस आर्टिकल को कहते हैं? तो आर्टिकल जो था 32 को कहते हैं। और कौन कहते? तो BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं। ठीक है, और किस आर्टिकल को? तो 32। आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो देखिए गोपाल कृष्ण एक गोखले हैं, एक MG रनाडे और एक महात्मा गांधी, तीनों एक दूसरे के गुरु हैं। तो गोपाल कृष्ण गुरु, राजनीतिक गुरु किनके हैं? तो महात्मा गांधी। प्रश्न पूछता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन है? MG रनाडे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद। एकदम आपको याद करके रखना, स्वामी सहजानंद।
जयप्रकाश नारायण यहाँ प्रश्न पूछता है, तो समाजवादी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है, तो पार्टी का नाम पूछ लेता है। देखिए जो एग्जाम में आता है वही हम आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी बता दिए और कुछ बता दिया और कुछ एग्जाम में पूछ लेगा, ऐसा नहीं होगा। तो एक हम सीरीज स्टार्ट करने के लिए बोल रहे थे, अगर आप लोग कहिएगा तो सीरीज को चालू करेंगे। सीरीज क्या हुआ कि कोई भी स्पेशल टॉपिक ऐड रहेगा, जैसे में पूछ लेता है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो आपको एक स्पेशल टॉपिक को डेली एक एक टॉपिक ऐड करेंगे और उसमें आपको बताते जाएंगे। अगर आप हाँ बोलिएगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा हाँ सर शुरू करिए, तो हम लोग शुरू उसको भी कर देंगे इसी में, मतलब इसी में लास्ट में ऐड कर लेंगे। तो यह प्रश्न पूछा, इनमें से कौन से संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेह है? तो ये तो सिंपल है, ये तो आप भी बता लीजिएगा। लिख रहा है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो यही तो आंसर होगा। प्रश्न कोई पढ़ेगा तो प्रश्न से ही इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और इसका जो मुख्यालय हेड क्वार्टर पूछ लेता है, तो हेड क्वार्टर कहाँ हो जाएगा? वियना। इसका हेड क्वार्टर हो जाएगा वियना। और वियना कहाँ पड़ता? ऑस्ट्रेलिया में। एक होता ऑस्ट्रेलिया, एक होता ऑस्ट्रेलिया, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है वियना। इसका स्थापना क्या हुआ? 1957 में। तो आपको मुख्यालय याद रखना क्योंकि मुख्यालय पूछ लेता है। और एक है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, तो इसका मुख्यालय का न्यूयॉर्क, ये भी पूछेगा, न्यूयॉर्क यानी यूएसए में। और स्थापना कब हुआ था? 1945 में। ये हुआ था 1957 में और ये हुआ था 1945 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे, देखिए ये तो रीजनिंग, लेकिन हम इसको इसलिए शामिल कर लिए क्योंकि ये जीएस से रिलेटेड है। तो खिलाड़ी लिख रहा है अर्जुन पुरस्कार, तो खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो खेल कोच को क्या दिया जाता है? तो अर्जुन के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेल कोच को, यानी खिलाड़ी के गुरु को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? द्रोणाचार्य पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1961 में। 1961 में। और पहली बार कितने खिलाड़ी को दिया गया था? 6 खिलाड़ियों को, 6 खिलाड़ियों को दिया गया था। और यही अगर बात करें द्रोणाचार्य 1985-87 के आसपास शुरू हुआ था। इसमें इंपॉर्टेंट है अर्जुन पुरस्कार। और कितना लाख राशि दिया जाता है? 15 लाख अभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए 4 रंगों में से 3 किसी तरह से संगत है। ये भी देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, लेकिन ये भी जीएस से रिलेटेड था, इसलिए हम इसको भी ऐड कर लिए। सफेद केसरी हरा, आप देखिएगा सभी है जो हमारा देश का आन बान शान तिरंगा झंडा उससे रिलेटेड है। और जो काला है, जो क्या है? काला, उसमें रंग नहीं होता। तो इसका मतलब आप ये रीजनिंग में शामिल कर सकते हैं। और जो तिरंगा का जो लंबाई यानी एल और बी का अनुपात पूछ लेता है, यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना? तो लंबाई का अनुपात 3 और 2। और कभी कभी ये भी करता है कि पहले दे देता है बी और उसके बाद, यानी पहले बोल देगा कि चौड़ाई और लंबाई। तो बच्चा इतना यानी स्पीड में रहता है ना कि ये तो पढ़ता ही नहीं कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ रहा है कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। तो अगर चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछेगा तो 2:3। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तमिलनाडु का तमिल से वही संबंध जो आंध्र प्रदेश का है। तो आंध्र प्रदेश यानी कह रहा है कि तमिलनाडु में तमिल भाषा बोला जाता है, तो आंध्र प्रदेश में कौन सा भाषा बोला जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलुगु। और उर्दू की बात करें तो ये यानी जम्मू कश्मीरी सब में हो जाएगा। और इंग्लिश कहाँ बोला जाता है? तो नागालैंड।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उस विकल्प का चयन कर, देखिए ये भी क्या रीजनिंग से रिलेटेड है, लेकिन ये जो है क्या जीएस से भी रिलेटेड है, इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। तो जैसे मैं पूछा पुदुचेरी जो फ्रांस के कब्जे में था, तो उसी तरह से आपको बताना कि जो गोवा किसके कब्जे में था, तो पुर्तगाल के कब्जे में। और गोवा जो है पुर्तगाल से मुक्त कब हुआ, ये प्रश्न पूछेगा, तो ये हुआ था 1961 में, 1961 में। और कौन सा चला था ऑपरेशन विजय, किससे रिलेटेड है, तो ऑपरेशन विजय दो को रिलेटेड है। एक तो हो जाएगा गोवा को पुर्तगाल से मुक्ति, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय, ठीक है। और एक हो जाएगा 1999 में कारगिल युद्ध से रिलेटेड है, ऑपरेशन विजय, दोनों से रिलेटेड है, तो दोनों को ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, और इसमें क्रम भी कभी कभी पूछ लेता है भारत में। तो भारत में सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली, उसके बाद कौन आया था, डच। देखिए इसको क्या करना, पुर्तगाली यानी पी लिखते हैं, पुर्तगाली जब आप लिखिएगा, पुर्तगाली उसके बाद डच, यानी ड और च दो है तो दूसरा नंबर पे, उसके बाद अंग्रेज, तो अंग्रेज में देखिएगा 3 अक्षर, तो यानी तीसरा नंबर पे अंग्रेज, तीसरा नंबर पे अंग्रेज कब आए थे, तीसरा नंबर पे। उसके बाद देखिएगा डेनिस यानी डी डी आता है चौथा नंबर पे, ए बी सी डी इस तरह से करिएगा, तो डेनिस यानी डी चौथा नंबर पर आता है, तो डेनिस चौथा नंबर पे। हम इसी तरह से याद रखे हुए, आप ही याद रख सकते हैं, डेनिस। और लास्ट में फ्रांसीसी यानी फ्रांसिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कब गोवा मुक्त हुआ था पुर्तगालियों से, 1961 में। और कौन सा चला था, ऑपरेशन विजय। और कब चला था एक और, 1999 में कारगिल विजय में। दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से, देखिए फिर भी वही प्रश्न है फिर से, यानी असंगत को चुनना। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको मीथेन बोले तो CH4, कभी कभी सूत्र भी पूछ लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2, नाइट्रस ऑक्साइड बोले तो N2O। ये सब क्या है, सभी ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस, ये सब है। आपको जो CO2, मीथेन, N2O, जल वाष्प, ये सब सभी का ग्रीन हाउस गैस है। ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैस। तो यहां जो अलग हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ये मेरा खुद का स्टेटमेंट है, आप अलग तरीके से भी हो सकता है, एग्जामिनर अलग तरीके से भी इसको छाट सकता है। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। दृश्यमान विकिरण की खोज किसने की, तो जो दृश्यमान विकिरण के खोज किया था वो था आइजैक न्यूटन। और न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए, 3। तो प्रथम न्यूटन के प्रथम नियम से पूछता है, कौन न्यूटन के प्रथम नियम से बल का परिभाषा, न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का सूत्र, और न्यूटन के तृतीय नियम से क्या, न्यूटन के तृतीय नियम से क्या मिलता, प्रकृति के बारे में हमको पता चलता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और हेनरी बेक्यूरेल तो किससे रिलेटेड था, तो रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता से रिलेटेड था हेनरी बेक्यूरेल। और मैडम क्यूरी, ये सब सभी। और विलियम रोडजन, एक्सरे का खोज, एक्सरे किरण का खोज कौन किया था, विलियम रोडजन। मार्कोनी, तो आपको मार्कोनी तो हो जाएगा क्या, मार्कोनी जो रेडियो का खोज किया था, मार्कोनी क्या खोज किया था, रेडियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइजैक न्यूटन। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि रेडियो का खोज किसने किया, तो मार्कोनी। एक्सरे का किरण खोज किसने की, एक्सरे किरण का खोज किसने किया, तो रोटजन। तो ये सब आपको याद रखना है, ये सब कोई नौटंकी नहीं चल रहा है कि आपको सिर्फ सुनना है। ऐसे तो हम बार बार जब भी प्रश्न आएगा उससे रिलेटेड बार बार आपको लिखेंगे और रिवीजन कराएंगे, जितना बार इतना बार आपको लिखाएंगे कि आपको जैसे प्रश्न पूछेगा ना
तो जिस तरह से हम बोलते हैं उसी तरह से आपके दिमाग में घूमना स्टार्ट हो जाएगा। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? कर्नाटक के मैसूर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 नंबर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? तो आज हम आपको ऐसा बताने वाले हैं कि आज के बाद आप किसी भी एग्जाम में जाइएगा तो इससे रिलेटेड गलत नहीं करिएगा। यानी रूपांतरित से रिलेटेड अगर प्रश्न पूछता है कि जैसे मैं रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, तो इस तरह से जो भी प्रश्न पूछेगा तो आज के बाद गलत नहीं करिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम आपको ऐसा बताने वाले हैं इससे रिलेटेड टेक्निक कि आपका जो माइंड में ना जब भी प्रश्न पूछेगा तो घूमने लगेगा। टेक्निक बता रहे हैं। देखिए क्या करना, सोचना है आपको सिर्फ इससे। जब भी प्रश्न पूछेगा जिससे रिलेटेड सोचना है। जैसे मोमबत्ती, तो मोमबत्ती क्या होता है? तो मोमबत्ती को ध्यान से देखिएगा तो मोमबत्ती क्या होता है? जलता है। जो मोमबत्ती होता है क्या होता है? जलता है। यानी इससे पहले वो रासायनिक, यानी इससे पहले हम बोल सकते हैं रासायनिक ऊर्जा में होता है। तो मोमबत्ती जब जलता है तो क्या देता है? प्रकाश देता है और ऊष्मा देता है। यानी जब आप मोमबत्ती को जलता है तो देखिए कि लाइट देता है यानी प्रकाश देता है, और हीट भी होता है यानी ऊष्मा भी देता है। तो आप बोलिए सर मोमबत्ती किस ऊर्जा में चेंज करता है? तो एक तरह से मोमबत्ती होता है जो केमिकल की तरह रहता है, वो रहता है केमिकल, मान के चल रहा है केमिकल। तो अगर बोलेगा किस ऊर्जा में चेंज करता है तो प्रकाश ऊर्जा और कौन सा ऊर्जा? प्रकाश कहने का मतलब प्रकाश देता है और क्या देता है? ऊष्मा। तो बोलेंगे प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में चेंज करता है। देखिए जैसे मैं आगे बोला प्रकाशीय सेल, प्रकाशीय सेल, और एक है बैटरी। तो बैटरी में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा। तो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होता है तो बैटरी है जो क्या देता है? करंट देता है यानी विद्युत धारा। तो हम ये बोलेंगे कि जो बैटरी होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। सिंपल तो है। तो यही तो प्रश्न पूछा कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन चेंज करेगा? तो बैटरी। और भी आपको एग्जांपल, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर कहने का मतलब जो लाइन से चलता मोटर, जैसे में पंखा, जैसे में पंखा। तो पंखा क्या होता है? लाइन से चलता। मोटर है लाइन से चलता। तो आप देखिएगा जब पंखा चलता है तो क्या देता है? हवा देता है। और हवा को बोलते हैं हम यांत्रिक ऊर्जा। तो बोलते हैं ध्वनि किस प्रकार की ऊर्जा? तो यांत्रिक ऊर्जा है, अनुदैर्ध्य ऊर्जा है। तो ये सब आपको याद रखना है। तो जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे वैसे हम लोग क्लियर करते चलेंगे। तो इलेक्ट्रिक मोटर जैसे ही बोलेगा तो कहने का मतलब मोटर जो लाइन से चलता है यानी पंखा। तो पंखा जब देखिएगा तो गर्मी लगता है तो हम लोग पंखा चालू करते हैं यानी हवा देगा। तो हवा को बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसको किस रूप में चेंज करेगा? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक मोटर। यही अगर आपसे पूछ लेगा कि विद्युत बल्ब, तो विद्युत बल्ब कहने का मतलब जो करंट से जलता है विद्युत धारा से। तो विद्युत बल्ब होता है विद्युत धारा को क्या देता है? प्रकाश देता है। और बल्ब जो रहता है उसको टर्च करेगा तो हीट भी रहता है यानी गर्म रहता है। तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में चेंज करता है विद्युत बल्ब। तो इस तरह से आपको सोचना, जब भी प्रश्न इससे रिलेटेड पूछेगा तो इस तरह से सोचना। वही पूछ देगा जनरेटर, जिसको हम बोलते हैं डायनमो, वही पूछ देगा। एक होता है जनरेटर। तो जो जनरेटर होता है क्या करता है? जनरेटर देखे होंगे आप, जनरेटर जो शादी सब में लगा रहता है जनरेटर, तो उसको हम घुमाते यानी जो इंजन रहता है उसको घुमाता है, वो करंट जनरेट करता है। तो जब भी यांत्रिक ऊर्जा कहने का मतलब जो घूमता है यानी शरीर पे प्रभाव ये सब करता हो। यांत्रिक ऊर्जा कहने का मतलब जो शरीर पे प्रभाव पहुंचाए। ठीक है, जैसे हवा प्रभाव नहीं पहुंचाता शरीर को। अब देखिए कभी अगर हवा लगेगा तो थोड़ा थोड़ा फीलिंग होगा यानी। तो जो जनरेटर रहता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। तो इस तरह से आपको जब भी प्रश्न पूछेगा तो इस तरह से आपको क्या करना, सोचना है प्रश्न पे। यानी जब भी प्रश्न पूछा अच्छा बैटरी, अच्छा यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जैसे पूछेगा विद्युत बल, विद्युत बल में हम लोग क्या देते हैं? विद्युत धारा। और क्या देता है हमें? प्रकाश और ऊष्मा देता है। तो विद्युत धारा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में चेंज करता है विद्युत बल। तो इस तरह से आपको सोचना है। अगला प्रश्न, जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान और त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? तो देखिए जैसे जैसे हम लोग मध्य यानी भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा के तरफ आएंगे, जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी है और ये आपका ध्रुव है।
आपको मान के चलना है पृथ्वी है, पृथ्वी तो ऐसा होता नहीं है। चलिए हम इसको ए मान लीजिए पृथ्वी है। अब तो मानिएगा क्या करना, अब जो है पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी है तो ये ध्रुव है। तो जैसे ध्रुव यानी विषुवत रेखा है, तो ध्रुव यानी भूमध्य रेखा या बोलिए या विषुवत रेखा बोलिए यानी 0 डिग्री लाइन। जैसे हम लोग यहाँ ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। भूमध्य रेखा से विषुवत रेखा की तरफ जाएंगे तो जी का मान है जो क्या होगा, बढ़ेगा। और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, घटेगा। सॉरी एक मिनट, देखिए गलत बता दिया, आपको उल्टा बता दिए। अगर पूछेगा विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा से अगर हम लोग ध्रुव की तरफ जाते हैं तो जी का मान है जो बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ है और कोई व्यक्ति यहाँ, तो यहाँ तो आराम से बैठेगा लेकिन यहाँ आराम से नहीं बैठ पाएगा। यानी कहने का मतलब विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएगा तो जी का मान बढ़ेगा, और जैसे ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आएगा तो जी का मान घटेगा। और यही अगर आपसे पूछेगा पृथ्वी से ऊपर या नीचे, यानी ऊपर या नीचे जब भी बोलेगा तो जी का मान घटेगा, या तो ऊपर जाए या तो नीचे जाए, जी का मान घटेगा। और जैसे ध्रुव से भूमध्य रेखा के तरफ आएगा तो जी का मान घटेगा। देखिए ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आएगा जी का मान घटेगा, या तो ऊपर या नीचे जाए तो भी जी का मान घटेगा। और भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएगा तो जी का मान बढ़ेगा। तो जी का मान कब बढ़ेगा, जब भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएगा। तो सबसे अधिक जी का मान कहाँ होगा, ध्रुवों पे, ध्रुवों पे। तो कभी कभी आप अंटार्कटिका ही शब्द दे देता और पूछ लेगा कि जी का मान सबसे अधिक कहाँ होगा, तो अंटार्कटिका जो दक्षिण ध्रुव पे, तो यहाँ सबसे ज़्यादा जी का मान होगा। यानी ध्रुव पे सबसे ज़्यादा जी का मान होता है और सबसे कम कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पे। यानी ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे घटेगा, और भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे बढ़ेगा, या ऊपर नीचे भी जाएंगे तो घटता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। देखिए प्रश्न ने पूछा कि जी का मान कहाँ न्यूनतम प्राप्त होगा, तो भूमध्य रेखा पे, और ध्रुव पे सर्वाधिक। अगला प्रश्न पे चलते हैं। संकर तिलहनों की बुआई की वजह से खाद्य तिलहन के उत्पादन में अचानक हुई वृद्धि को डॉट डॉट क्रांति कहा जाता है। यहाँ इसको पूछना चाहिए कि तिलहन है जो किस क्रांति से रिलेटेड है, या पीली क्रांति किससे रिलेटेड है। लेकिन जो प्रश्न है घुमा के पूछा, कुछ प्रश्न में कोई भी जानना है यानी कुछ भी जानना है, सिर्फ ये पूछ रही है कि जो तिलहन है वह किस क्रांति से रिलेटेड है। प्रश्न ये पूछना चाहता है, तो जो भी क्रांति है उसको हम लिखा देते हैं जो पूछता है। तो पूछेगा कौन कौन, काली क्रांति बहुत ज़्यादा पूछता है। तो काली जो क्रांति है, कृष्ण क्रांति, या पेट्रोलियम या तेल उत्पादन सबसे संबंधित है। पेट्रोलियम काली क्रांति है, कृष्ण क्रांति। भूरी क्रांति उर्वरक, भूरी क्रांति पूछेगा तो उर्वरक। यही पूछ लेगा सुनहरी क्रांति, तो सुनहरी क्रांति बागवानी, सुनहरी क्रांति। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, झींगा मछली, गुलाबी क्रांति। यही अगर प्रश्न पूछेगा पीली क्रांति, पीली क्रांति, पीली क्रांति। तो पीली क्रांति किससे रिलेटेड है, तेलहन। अरे तेलहन यानी जो सरसों सब होता है, देखिए पीला पीला होता है, तो सरसों सब तो क्या निकलता है, तेल निकालते हैं। जो गाँव वाला बच्चा रहता है ना, इस सब प्रश्नों को ऐसा ही बना देता है। तो जो तेल ही सब निकले यानी तिलहन, या जो पीला पीला रहता है ये सब सरसों सब। तो तिलहन यानी पीली क्रांति तिलहन से रिलेटेड है। नीली क्रांति, तब देखिएगा जो समुद्र का पानी होता है नीला टाइप का होता है, तो समुद्र में क्या रहता है, मत्स्य से रिलेटेड है, मत्स्य से रिलेटेड है। हरित क्रांति यानी खाद्यान्न, जो खाने पीने वाला सामग्री है, खाद्यान्न। वही पूछ लेगा लाल क्रांति, तो लाल क्रांति टमाटर या
टमाटर या मांस, टमाटर या मांस। भूरी क्रांति उर्वरक लिखा दिए। तो इसमें से काली क्रांति इसी को बोलते कृष्ण क्रांति। तो यहाँ पूछा तिलहन से संबंधित कौन सा है, तो तिलहन से संबंधित कौन सा है, पीली क्रांति, तिलहन। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, तिलहन। और ये काली क्रांति पूछेगा तो पेट्रोलियम उत्पादन से यानी तेल सब उत्पादन से। वही भूरी क्रांति पूछेगा तो उर्वरक से। सुनहरी क्रांति बागवानी से, काली क्रांति पेट्रोलियम से, भूरी क्रांति उर्वरक से। यही गुलाबी क्रांति पूछेगा झींगा मछली उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन से, नीली क्रांति मत्स्य पालन से, हरित क्रांति खदान से, लाल क्रांति टमाटर या मांस। अगर पूछेगा श्वेत क्रांति तो दूध उत्पादन से। यही पूछ लेगा गोल क्रांति टमाटर से। ये सब आप बना लीजिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो आप उसको नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड पूछेगा ये एग्जाम में। आज पीली क्रांति पूछेगा तो कल हो सकता है भूरी क्रांति भी पूछ सकता है। इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था? लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो जो लॉर्ड विलियम बेटिंग था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिंग। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और जो 1829 में राजा राम मोहन के द्वारा 18 सती प्रथा का तो उन्मूलन किया ही गया यानी अंत, प्रथा का प्रतिषेध यानी अंत किया गया सती प्रथा का। कब किया गया था? 1829 में। किनके द्वारा? राजा राम मोहन के द्वारा। और 1828 में ब्राह्मण समाज का स्थापना राजा राम मोहन के द्वारा ही किया गया था। और ये प्रश्न पूछता कि राजा राम मोहन को राजा की उपाधि किसने दिया? अकबर द्वितीय, अकबर सेकंड यानी द्वितीय। और व्यक्तिगत का सिद्धांत डलहौजी के, जिसको हम बोलते हैं हड़प नीति का सिद्धांत। तो इसमें से एक प्रश्न पूछता कुशासन का आरोप लगाकर किसको मिलाया था? तो अवध को मिलाया था। आप इसको ध्यान दीजिए, कुशासन का आरोप लगाकर जो डलहौजी था किसको मिलाया था? अवध को। डलहौजी के समय में ही प्रथम बार रेल चला था। कहाँ से कहाँ? मुंबई से थाने, 34 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो ये आप सभी याद रखिएगा। और कब चला था प्रथम रेल? 1953 में डलहौजी के समय में मुंबई से थाने। और विधवा पुनर्विवाह ईश्वरचंद विद्यासागर 1856 में। और किसके कार्यकाल में? तो डलहौजी के ही कार्यकाल में आया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में डलहौजी के समय। मार्लो मिंटो सुधार ये भी पूछता है 1919 में। और उस समय के जो गवर्नर जनरल कौन था? तो मार्लो मिंटो सुधार जब आया था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मिंटो सेकेंड यानी लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो मार्लो मिंटो सुधार कब आया था? 1919 में। सीधा प्रश्न पूछेगा विधवा विवाह अधिनियम या विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो आया था 1856 में। और कौन लाए थे? ईश्वरचंद विद्यासागर। व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति कब आया था? 1848 से चला था 56 तक, यानी डलहौजी के कार्यकाल में डलहौजी लाया था। और कुशासन का आरोप लगाकर किसको हड़प लिया था? कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सती प्रथा का प्रतिषेध या निषेध। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। और यह अगर आपसे प्रश्न पूछे लॉर्ड विलियम बेटिंग जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे लॉर्ड विलियम बेटिंग। और इससे पहले क्या थे? बंगाल के गवर्नर जनरल। तो ये भी प्रश्न पूछेगा कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। क्यों? क्योंकि इन्हीं को जब प्रथम बनाया गया तो इसका कहने का मतलब बंगाल के अंतिम थे। तो ये सब सभी एकदम VVI प्रश्न है, जितना स्टार लगाना है उतना स्टार लगा लीजिए। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगर जो डेली वीडियो को देखते हैं शुरू से अंत तक, तो देखिए हम वीडियो उनके लिए बनाते हैं जो रियल में जुनून है यानी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो। ये नहीं कि जो 10 मिनट और 5 मिनट के वीडियो जो चाहते हैं उनके लिए वीडियो नहीं है। हाइड्रोपोनिक्स, तो हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है बिना मिट्टी के जल में यानी जल के सिर्फ सहायता से क्या पौधा उगाना, यानी जल में सिर्फ। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब सिर्फ जल के सहायता से पौधों को उगाना है। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोपोनिक्स मतलब जल के सिर्फ सहायता, यानी मिट्टी ये सब नहीं होगा, मिट्टी का मात्रा नहीं होगा, यानी सिर्फ जल में।
तो ऐसा ऑप्शन कौन सा जिसमें मशीनों का उपयोग करके खेती की जाती हो, तो होगा नहीं। जिसमें फसलों की खेती और पशुपालन, ये भी नहीं होगा। जिसमें पौधों को खनिज पोषकों के बिलियन में बिना मिट्टी को उपयोग किया जाता हो, बिना मिट्टी, बिलियन कहने का मतलब जल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कि जिसमें पौधों के खनिज पोषकों के बिलियन में बिना मिट्टी को उगाया जाता हो। तो हाइड्रोपोनिक्स यानी जल में, जो पौधा जल में उगाया जाता हो। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? जब से हम स्टार्ट किए सीरीज एनालिसिस के लिए, जब से आपको बता रहे, तो जो प्रथम पोखरण परीक्षण हुआ था, जितना बार आएगा उतना बार बताएंगे, जिससे क्या होगा, याद होगा। फर्स्ट पोखरण परीक्षण कब आया था? तो हो जाएगा 18 मई 1974 को। अगर आपसे पूछेगा सेकेंड पोखरण सेकेंड, यानी पोखरण, इसका कहने का मतलब जो ऊपर लिखा गया वही नीचे लिखाएगा। पोखरण सेकेंड तो ये हो जाएगा 13 मई, और कहीं कहीं 11 मई भी देता है, 11 या 13 मई, आप इसको याद रखिएगा। 13 मई 1998 को, 1998। तो इसका जो था क्या था? स्माइलिंग बुद्धा थीम। और इसका क्या था? ऑपरेशन शक्ति 98। ऑपरेशन शक्ति 98 किससे रिलेटेड था? ये प्रश्न पूछेगा। तो पोखरण सेकेंड से, और स्माइलिंग बुद्धा पोखरण फर्स्ट से। अरे कहाँ किया गया था? राजस्थान के पोखरण में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान के पोखरण में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? एक गया में किया गया था, और जब 1922-23 में एकदम, यानी 1923 में हुआ था, सी.आर. दास के द्वारा, यानी चित्तरंजन दास के द्वारा यह किया गया था, और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। कौन किए थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू, एंड मोतीलाल नेहरू, लिख लीजिएगा। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था 1923 में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। और 1927 की बात करें तो गद्दार पार्टी नहीं, 1927 की बात करें तो गद्दार पार्टी का स्थापना 1913 में हुआ था। शायद एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। 1927 में साइमन कमीशन बनकर तैयार हुआ था। कहाँ? साइमन कमीशन बनकर तैयार कब हुआ था? 1927 में। यही अगर पूछेगा साइमन जो कमीशन था भारत कब आया था, तो 1928 में। और 1920 असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, पूछ ही लिया प्रश्न कि 1 पेटाबाइट बराबर होता है, तो 1 पेटाबाइट के बराबर क्या होता था? हम आपको इसको बता देते हैं कि 1024 MB बराबर क्या था। तो 10 नहीं कहता, 1024 MB दे रहा है, यानी 1 GB। 1 GB बराबर कितना होता है? 1024 MB। अगर आप मोबाइल भी चलाते होंगे तो आपको जब मोबाइल में डेटा जिस तरह से जैसे जैसे खत्म होगा 1 डे में, यानी 1 डे में, उस तरह से डेटा बताता है कि 1 डे यानी इतना GB या इतना MB, इस तरह से खत्म हुआ। तो 1 GB बराबर होता है 1024 MB। नहीं कहता 1 GB डेटा देता है डेली, यानी 1024 MB। वही अगर बात करें 1024 GB, तो 1024 GB किसके बराबर होता है? 1024 GB दे रहा, तो 1024 GB हो जाएगा। और 1024 KB, तो KB जो हो जाएगा MB के बराबर, यानी 1024 KB बराबर 1 MB, और 1024 MB बराबर 1 GB। लेकिन यहाँ दे रहा 1024, तो 1024 GB बराबर क्या होता है? 1 GB बराबर कितना होता है? 1024 MB। 1024 MB होता है। 1 GB बराबर कितना होता है? 1 GB बराबर 1024 MB। लेकिन यहाँ प्रश्न ने पूछा 1024 MB बराबर क्या होता है? तो एक देखिए,
1024 MB बराबर टीबी होगा। तो टीबी के यहाँ बारे में नहीं पूछा, तो इसमें पूछा, ये तो हम लोग इसको इसके बारे में हम लोग जान गए। तो एक पेटा बराबर क्या होता है, तो 1024 टीबी। टीबी बराबर क्या होता है, 1024 टीबी। एक पेटा बराबर, एक पेटाबाइट बराबर क्या होता है, 1024 टीबी। और यही अगर बात करें एक बाइट बराबर तो 8 बीट। कितना होता है, 8 बीट। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगर ये पूछेगा एक पेटाबाइट बराबर तो 1024 टीबी, वही पूछ लेगा 1 जीबी बराबर तो 1024 MB, वही पूछेगा 1024 KB बराबर 1 MB और 1024 MB बराबर 1 GB। अगला प्रश्न पे देखिए, प्रश्न आया, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है, किस रंग के प्रकाश की रेंज प्रकाश संश्लेषण के दर को सबसे कम प्रभावित करता है। तो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है यानी पेड़ पौधा के लिए, पेड़ पौधा में क्या होता है, हरा रंग, और पत्ते हरे क्यों होते हैं, क्लोरोफिल के कारण, और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। तो इससे सभी प्रश्न पूछेगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आया देखिए इंपॉर्टेंट, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो ये तो आंसर दिया गया, तो ये तो आप समझ रहे हैं कि 1761 में, लेकिन किसके किसके बीच लड़ा गया। तो आइए इसका जरा पोस्टमार्टम करते हैं कि जो पानीपत का युद्ध हुआ था, तो पानीपत लिखिएगा, तो पानीपत में 3 युद्ध हुआ था, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो यहां लिखिएगा फर्स्ट, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध, आप हिंदी में लिख सकते हैं पूरा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जो फर्स्ट हुआ था 1526 में, बाबर वर्सेस यानी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। जो सेकेंड हुआ था कब हुआ था, 1556 में। तो 1556 में किसके किसके बीच हुआ था, अकबर वर्सेस हेमू, अकबर और हेमू के बीच। यही अगर तीसरा के बारे में बात करें तो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, अहमद शाह, इसी पे जो मूवी बना है, अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ था, मराठों के बीच, जिसमें मराठा हार गई थी। ठीक है, और इसमें कौन आता था, इब्राहिम लोदी। तो इसमें प्रश्न पूछा तीसरा, तो तीसरा कब हो जाएगा, 1761 में। यही बात करें 1756, तो 1756 से लेकर 1763 तक कौन सा युद्ध चला था, सप्तवर्षीय। तो ये आपसे प्रश्न पूछेगा, सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच चला, यानी सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया। तो फ्रांस और इंग्लैंड, इंग्लैंड लिख लीजिएगा, इंग्लैंड, फ्रांस और इंग्लैंड। सप्तवर्षीय युद्ध यानी 7 वर्षों तक चला था, इसलिए इसका नाम पड़ा सप्तवर्षीय युद्ध। और वही बात करें 1576, तो हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। यही बात करें 1764 तक तुरंत बताया, बक्सर का युद्ध, शुरू में ही बताए थे, बक्सर का युद्ध। और अंग्रेज तरफ से कौन था, हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहा था बक्सर का युद्ध। और प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। अगर आपसे पूछ लेगा तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय, तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1192, और जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1100, देखिए तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो इसका हो गया पोस्टमार्टम। अगला प्रश्न पे चलते हैं। जो भी आएगा, जितना बार आएगा उतना बार हम लोग रिवीजन करेंगे। 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था।
और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था। तो इसको याद रखना पड़ेगा भी। 56वां संविधान संशोधन कौन सा था? 56वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1987 में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा ईमेल, आउटबाउंड डायलिंग और एसएमएस संदेशों के माध्यम से भारतीय नागरिकों से संपर्क करने हेतु प्रयोग किए जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। तो ई संपर्क, नामे है संपर्क करना, तो ई संपर्क आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, सड़क यातायात शिक्षा संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? यूपी के फैजाबाद में। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। दो 2020 में वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत कौन सा स्थान पर था? तो 94 नंबर। जो भारत का स्थान था 94 नंबर स्थान था। इसको याद रखना पड़ेगा कौन सा स्थान पे था भारत। तो जितना भी सूचकांक उसको हम लोग एक बार लिस्ट ही पूरा ला लेंगे, उससे क्या होगा एक बार में सारा हम लोग कवर कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है। तो सुचिता कृपलानी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। प्रथम महिला उपराष्ट्रपति नहीं। तो सुचिता कृपलानी कौन थी? भारत के प्रथम मुख्यमंत्री, भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री। वो कहाँ के थी? उत्तर प्रदेश। वही अगर बात करें भारत के प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू कहाँ के थी? तो ये भी थी उत्तर प्रदेश। तो दोनों को नोट कर लीजिएगा। सुचिता कृपलानी भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। अगला, सुचिता कृपलानी किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। हाँ ये सही है। और कहाँ के थी? तो उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला ऑप्शन है कि सुचिता कृपलानी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कैमा नंबर की थी? ब्रह्मा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। जो बोल रहे हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए सेम प्रश्न है, तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो अभी तुरंत आपको बताए थे कि मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CH4, CO2, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में 2-3 प्रकार के। टोटल ग्रीन हाउस गैस कितने? 6। तो 6 यानी और भी है, मीथेन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जल वाष्प हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा यानी N2O, और जल वाष्प हो जाएगा। सब सभी क्या? मीथेन यानी ग्रीन हाउस गैस। नहीं पूछा तो ऑक्सीजन आप कभी नहीं सुनेंगे कि ऑक्सीजन जो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव है, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अगर आप नेट पर सर्च करिए तो ये आ जाएगा। तो ये है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। वही बात करें 29 सितंबर, तो 29 सितंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर। 14 सितंबर हिंदी दिवस, हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। वही अगर पूछेगा 15 सितंबर तो इंजीनियर डे यानी जुगाड़ू। इंजीनियर क्या होता है? जुगाड़ लगाता है, हम उसको बोलते हैं जुगाड़ू डे। वही बात करें 27 सितंबर, तो 27 सितंबर को क्या हो जाएगा? विश्व पर्यटन दिवस। ये भी इंपॉर्टेंट है, विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस विश्व पर्यटन दिवस ये हो जाएगा। तो 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और 15 सितंबर इंजीनियर डे, 16 सितंबर ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस, 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। किस देश
को जोगियों का देश के नाम से जाना जाता है? तो जोगियों का देश उत्तर कोरिया को कहा जाता है। जोगियों का देश उत्तर कोरिया को। जापान को क्या कहा जाता है? जापान को क्या कहा जाता है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि जापान को क्या कहा जाता है। सूर्योदय का देश यानी राजकुमारों का देश जापान को कहा जाता है। राजकुमारों का देश, राजकुमारों का देश और सूर्योदय। और वही पूछे थाईलैंड, हाथियों का देश। थाईलैंड सफेद हाथियों का देश। और वही पूछेगा नहरों का देश, तो पाकिस्तान नहरों का देश। नहरों का देश किसे कहते हैं? पाकिस्तान को। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश। जापान को राजकुमारों का देश। उत्तर कोरिया को क्या कहते हैं? जोगियों का देश। फिनलैंड को क्या कहते हैं? झीलों का देश। ये सब आपको याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र था? तो भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कौन सा था? सिद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र। कौन सा था? सिद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र। सिद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र कहाँ था? शायद कर्नाटक में था। इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे? तुल्लुब। किसका शासक थे? तुल्लुब। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए सबसे ज्यादा आपसे अगर पूछता है हिस्ट्री में तो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछेगा, तो वहां आपको ज्यादा ध्यान देना है। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व बढ़ाने के निर्णय के विरोध में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। तो बारदोली जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी आंदोलन में जो यहाँ के जो महिलाएं थी, बारदोली आंदोलन के जो महिलाएं थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो बारदोली आंदोलन के महिलाएं ने। तो इसका भी आंसर याद रखिएगा, किस आंदोलन में दिया गया था? तो बारदोली आंदोलन में यहाँ के महिलाएं ने दी थी सरदार वल्लभ भाई के यानी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि। और एक कब हुआ था? 1928 में। लुम्बिनी बात करें तो लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान और कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। वही पावापुरी बात करें तो पावापुरी महावीर स्वामी जी का मृत्यु स्थान और जन्म इनका कहाँ हुआ था? वैशाली में। जन्म हुआ था वैशाली में और मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में, महावीर स्वामी जी का। और श्रीरंगपट्टनम तो आंग्ल मैसूर द्वितीय युद्ध श्रीरंगपट्टनम के संधि से समाप्त हुआ था और कब हुआ था? 1792 में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए कभी क्या होता है ना कि फास्ट बोलने के चक्कर में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो अगर मान लीजिए मिस्टेक हो जाता है, आपको अगर ये मालूम है कन्फर्म अगर आपको पता है तो मान लीजिए, नहीं तो एक बार नेट पर चेक कर लीजिए या आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर आप वीडियो कभी अगर सुन रहे हैं तो आपको क्या करना है कि जो भी अगर बाय मिस्टेक गलत हो जाता है तो उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि सर इसका आंसर ये होगा, तो हम उसको एक बार चेक कर लेंगे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है तो तीस्ता यमुना की सहायक नदी है। किसका? यमुना की सहायक नदी है तीस्ता। तो पूछा ब्रह्मपुत्र की कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी तीस्ता। तीस्ता तो है ही, तमसा है जो यमुना की सहायक नदी है और तीस्ता जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और ये सब तीनों क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी हो गया, सुबनसिरी, दिवांग नदी, ये सब सभी क्या ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। हम आपको बताए थे जब पार्ट 2 देख रहे होंगे तो उसमें बताए थे, इस तरह से कर कुछ बताए थे। बीच में लिखे थे मानसरोवर झील, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है, इधर से सिंधु नदी, और यहाँ पे राक्षस तल झील है जो इसी से मतलब है ये मानसरोवर झील से का ही हिस्सा है, और इधर से निकलता सतलज नदी। इस तरह से हम आपको बताए थे। और गंगा कहाँ से निकलता है? गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं।
किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के समूह साइमन कमीशन का गठन किया गया था? तो साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 1927 में। और भारत कब आया था? 1928 में। तो पूछता है साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। रॉलेट एक्ट 1919 में और 1929 में। तो 1929 में सरोजिनी नायडू भारत के प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष, प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कांग्रेस के। पूछे अगर प्रथम महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। अगर पूछेगा प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस के अध्यक्षता की, सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर, 1937 में फैजापुर में पहली बार गांव में अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न पे चलते हैं। चियापास पठार किस देश में स्थित है? तो मैक्सिको। ये कहाँ स्थित है? मैक्सिको में। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ये आता है। तो कहाँ से कहाँ तक आता है? तो 36 से लेकर 51 तक। अगला प्रश्न चलते हैं। डेनमार्क की संसद की क्या नाम है? तो डेनमार्क के संसद के नाम पूछा, तो जितना भी जो पूछ सकता आपसे उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो क्या क्या पूछ सकता? डेनमार्क। तो डेनमार्क का संसद का नाम क्या है? डेनमार्क। तो डेनमार्क पूछे तो क्या हो जाएगा? फोलकेटिंग। क्या? फोलकेटिंग संसद का नाम है। वही बात करें यूएसए, तो कांग्रेस, यूएसए का संसद को क्या बोलते हैं? कांग्रेस। और भारत का बात करें तो भारत का संसद का तो संसद ही नाम है। भारत का संसद का क्या नाम है? संसद ही नाम है। ये तो आपको मालूम ही है। यही बात करें जापान, तो जापान का संसद का नाम क्या है? डायट। और इसी में एक है फ्रांस का भी संसद का नाम क्या है? डायट। वही बात करें पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का संसद का नाम क्या है? पाकिस्तान का संसद का नाम क्या हो जाएगा? नेशनल असेंबली। देखिए यहाँ पे जो मिस्टेक है, ये फ्रांस में नहीं होगा, ये जापान है। जापान को संसद का नाम है डायट। फ्रांस और पाकिस्तान का संसद का नाम है नेशनल असेंबली। आप इसको इसमें कर लीजिएगा। अगर बात करें बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। वही बात करें अफगानिस्तान, तो ऐसे भी अफगानिस्तान चर्चा में, अफगानिस्तान तो पूछ सकता है। अफगानिस्तान शोरा। अफगानिस्तान का संसद का नाम क्या है? शोरा। अगर बात करें ईरान, तो ईरान का हो जाएगा मजलिस। ईरान का संसद का नाम क्या है? मजलिस। जो ईरान का जो संसद है इसका नाम क्या है? मजलिस। यही अगर बात करें इजराइल, तो इजराइल का संसद का नाम क्या होगा? नेसेट। और नेपाल का एक लिख लीजिएगा, नेपाल का संसद का नाम क्या है? नेपाल का हो जाएगा जो राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल का संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। और यही बात करें चीन का संसद का नाम क्या है? तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। लिख लीजिएगा चीन का संसद का नाम नेशनल पीपुल कांग्रेस।
और ब्रिटेन की बात करें ऑस्ट्रेलिया कनाडा, तो सबका संसद का नाम क्या? पार्लियामेंट। आप लिख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया कनाडा ब्रिटेन का संसद का नाम क्या? पार्लियामेंट। और चीन का संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। तो ये सब इंपॉर्टेंट जो पूछ सकता है, तो इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। तो डेनमार्क के संसद का नाम क्या? फाउकेटिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। वही बात कर ले पार्लियामेंट, तो कनाडा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ब्रिटेन का संसद का नाम क्या? पार्लियामेंट। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन का संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। वही डाइट, तो डाइट किसका नाम है? जापान का संसद का नाम है। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के 4 स्तंभों में से एक नहीं है? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू कब हुआ था? 25 सितंबर 2014 प्रधानमंत्री के द्वारा कौन शुरू किए थे? 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसमें से पूछा, डायरेक्ट पूछेगा कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 25 सितंबर 2014। 25 सितंबर 2014 4 स्तंभों से एक नहीं है। तो जब भी नया लग गया ना, तो समझ लीजिए कि इसका जो है स्तंभ है नया प्रक्रिया, ये था नया क्षेत्र, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें नया लग गया वो आंसर था। यानी मेक इन इंडिया कार्यक्रम का 4 स्तंभ में से कौन नहीं है? तो जिसमें लगेगा नया उस समझ लीजिए कि स्तंभ था मेक इन इंडिया का, और जिसमें नहीं लगा उस समझ लीजिए कि गया घरे, यानी साझेदारी पूर्ण। ये मेक इन इंडिया का स्तंभ नहीं था। बाकी नया इंफ्रास्ट्रक्चर था, नया क्षेत्र ये भी था, नया प्रक्रियाएं ये भी था। तो अगला प्रश्न पे चलता है, यानी ये भी है। देखिए अगला प्रश्न आया, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में होगा? तो फ्रांस के पेरिस में, कैमा है तो 33वां, और 32वां कहाँ हुआ? टोक्यो, जो टोक्यो में हुआ, जो हाल ही में समाप्त हुआ। टोक्यो 32वां था, टोक्यो हुआ यानी 2020। तो 2020 में नहीं हुआ, तो जो 2021 में हुआ। 2020 वाला कब हुआ? 2021 में 32वां। यही अगर बात करें तो 2028 में तो ये कहाँ होगा? ये हो जाएगा यूएसए यानी अमेरिका में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या हो गया? आज का जितना भी सारा प्रश्न कलेक्ट किए थे सभी प्रश्न क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो अगर आप अभी जो बता रहे हो अगर आप सुन रहे हैं, तो आपको क्या करना है, को वीडियो जितना भी लंबा से लंबा रहे, वीडियो के शुरू से लास्ट तक देखिए। इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होने वाला है। हम देखते हैं कहीं बहुत ऐसा चैनल जहां आपको सिर्फ आंसर बता दिया जाता है और बहुत ज़्यादा व्यू रहता है। तो हम व्यू से मतलब नहीं रखते। अब क्या होता है कि भीड़ जहाँ रहता है वहाँ ऐसा थोड़ी है। तो आप ये नहीं देखिए कि व्यू कितना आ रहा है, तो कोई कोई व्यू से भी वीडियो को नहीं देखते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वीडियो में क्या क्वालिटी है। ठीक है, और चैनल पे नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि ऐसे ही पेपर का हम एनालिसिस कराते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो आप चैनल पे नहीं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें ये समझ में नहीं आता, वीडियो भी देखते हैं आप और लाइक नहीं करते, नहीं तो सब्सक्राइब करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से पढ़ाई करिए अपना और तैयारी करिए। और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, जहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा और प्रैक्टिस करने के लिए प्रश्न भी दिया जाता है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।